हेलो दोस्तों, मैं हूं गुमना और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान में रहने वाले मनसुख भाई की है, जिनके साथ ट्रक चलाते दौरान यहाँ डरावनी घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी मनसुख भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनसुख कुमार है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब और डरावने किस्से सुने थे। लेकिन एक रात ने मुझे खुद के साथ एक ऐसा अनुभव करा दिया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसे बताने में आज भी मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। वह खौफनाक रात मेरे जीवन की ऐसी रात बन चुकी है जिसे मैं भूलाकर भी नहीं भूल सकता। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी ऐसी बदल चुकी है कि अगर कोई मेरे पीछे से आकर तेज आवाज में भी बोल दे तो आज भी खौफ से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। वह लगभग आधी रात का वक्त था। मैं एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। मेरा ट्रक पूरी तरह से सामान से लदालद भरा हुआ था और मुझे एक दूरस्थ शहर में सामान पहुंचाना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था, बस कभी कभार कोई दूसरी गाड़ी गुजरती थी। मेरे ट्रक के रेडियो पर कुछ पुरानी धुनें बज रही थीं और मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी अचानक मुझे भूख का एहसास हुआ, क्योंकि मैं माल को जल्द से जल्द पहुंचाने के चक्कर में आज सुबह से कुछ खाने पीना ही भूल गया था और सुबह से भूखा ही ट्रक चला रहा था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे किसी ढाबे या किसी होटल में रुककर अब खाना खा लेना चाहिए। तभी मैंने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन मुझे उसे रास्ते पर दूर दूर तक कोई होटल नजर नहीं आ रही थी। अब भूख के कारण मेरी अड्डियां भी कुंबलाने लगी थी, क्योंकि उस वक्त वह भी खाना मांग रही थी। भूख के कारण अब मेरा बुरा हाल होना शुरू हो गया था। मेरे पेट में भूख के कारण चूहे दौड़ने लगे। तभी कुछ दूर मुझे एक बल्ब जलने वाली जगह दिखने लगी। वह ठीक उस रोड से ही लगी हुई थी। तभी मैंने सोचा शायद कोई ढाबा या होटल होगा। यह देख मैं खुश हो गया कि वहां जाकर पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी मैं आगे बढ़कर उस जगह पर जाकर अपना ट्रक रोक देता हूँ। मैंने देखा तो वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक औरत चाय बना रही थी। यह देखकर मेरी आश टूट गई और मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि दिन भर से काम कर रहा हूँ और यह आने पर भी मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। फिर मैं अपने मन को समझाते हुए कहता हूँ, चलो ठीक है, खाना ही नहीं तो न सही, कम से कम चाय ही नसीब हो गई। यह चाय मुझे कम से कम 1 घंटे तक और जगा कर रखेगी। तब तक मुझे कहीं कोई ना कोई ढाबा मिल ही जाएगा। मैं अपने ट्रक से उतरकर उस टप्पर की तरफ बढ़ता हूँ। वह एक औरत थी जो मुझे ही देखे जा रही थी और कहती है, क्या हुआ बाबूजी, बहुत भूखे लग रहे हो। उस औरत के इतना कहने पर मैं चौंक गया कि इसे कैसे पता कि मुझे भूख लगी है। उस औरत के इतना पूछने पर कि क्या हुआ बाबूजी, आपको भूख लगी है। तभी मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है। तभी वह औरत हंसती हुई कहती है, क्या बाबूजी आप भी भूख के मारे पगला गए हैं क्या। मैं इतना तो समझ सकती हूँ कि आपने रात के 9 बजे ट्रक रोका है तो भूख ही लगी होगी। इस टाइम भला कौन चाय पीना पसंद करता है। उस औरत की इतना कहने पर मैंने उससे कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने सोचा कोई ढाबा होगा, लेकिन यह तो छोटी सी चाय की टपरियां निकली। तभी उसे औरत ने मुझसे कहा, बाबूजी मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि आपको कभी भूख नहीं लगेगी। यह सुन मैं चौंक गया और मैंने उससे पूछा, भला ऐसी कौन सी चाय है
जिससे मुझे कभी भूख नहीं लगेगी। तभी वह औरत कहती है, आप बैठिए तो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उसके इतना कहने पर मैं बाहर लगी बेंच पर बैठ गया। वहां पर चाय के अलावा छोटे छोटे बिस्कुट के पैकेट भी थे और कुछ कुरकुरे के। मैंने सोचा इन्हीं से अभी के लिए काम चला लूंगा। वह औरत कुछ देर बाद मेरे लिए चाय बनाकर लाई और कहती है, लो बाबूजी पी लो चाय। जैसे ही मैं वह चाय उसके हाथ से लेता हूँ तो जैसे मेरे हाथ उसके हाथ से टच हुए मेरे पूरे शरीर में करंट सा फैल जाता है, क्योंकि चाय लेते हुए मेरा हाथ उस औरत के हाथ से कुछ टकरा गया था और मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई औरत नहीं बल्कि बर्फ की बनी हुई औरत है। उस औरत के हाथ इतने ठंडे थे जैसे मैंने किसी बर्फ को छुआ हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, कोई इंसान इतना ठंडा कैसे हो सकता है। फिर दूसरे ही पल मैंने सोचा, शायद यह रात की ठंडी हवा से इसके हाथ पैर ठंडे हो गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि चाय के साथ एक बिस्कुट का पैकेट ले लेता हूँ। मैंने उस औरत से कहा, सुनिए बहन जी, एक पैकेट बिस्किट का भी दे दीजिए। वह तुरंत बिस्किट का पैकेट लेकर आई और जैसे ही मैंने एक घुट चाय का पिया, मुझे वह चाय इतनी अजीब लगी। मैंने तुरंत उस औरत से कहा, यह कैसी चाय है, इसका स्वाद ही कुछ अलग है। तभी वह औरत कहती है, बाबूजी यहाँ बकरी के दूध की चाय है, आपने शायद इससे पहले कभी नहीं पी होगी। हम गरीब लोगों के पास भैंस गाय तो होते नहीं हैं, हम बकरियों के दूध की चाय बनाते हैं। तभी मैंने उस औरत से पूछा, क्या तुमको इतनी रात में यहाँ डर नहीं लगता? पूरा सुनसान एरिया है और आने जाने वाले राहगीरों में बहुत कम लोग ही निकलते हैं। तभी वह औरत अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, बाबूजी हमें डर नहीं लगता और भला हम क्यों डरेंगे, हमें लोग देखकर डरते हैं। उसके ऐसा कहने पर मैं मन ही मन सोचने लगा, इस औरत ने भला ऐसा क्यों कहा होगा। लेकिन तभी मैंने मन ही मन सोचा, शायद यह सही कह रही है, इसे ही देखकर लोग डर जाया करते होंगे, उसकी शक्ल ही ऐसी है। यह सोचकर मुझे हंसी आ गई। तभी अचानक मेरे चलते हुए ट्रक की लाइट बंद हो गई। उस समय में ट्रक चालू ही छोड़कर उतर आया था और उसको लाइटों के अचानक बंद हो जाने से मैं चौंक गया और वहां अंधेरा छा गया। तभी मैंने उस औरत से कहा, मेरी ट्रक की लाइट बंद होने के बाद तुम्हारे टप्पर की लाइट क्यों बंद हो गई? कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी वह औरत डरावनी आवाज में मुझसे बोली, क्यों डर लग रहा है क्या बाबूजी? उसके ऐसा कहने पर मुझे सच में डर का एहसास हुआ। लेकिन दूसरे ही पल अचानक मेरे ट्रक की लाइट चालू हो गई। फिर मैं चाय का दूसरा घूंट उतारने को हुआ। जैसे ही मैं चाय का दूसरा घूंट उतरा, वह चाय मुझे फिर इतनी अजीब लगी कि मैं उसे पी ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी एक गांव से ही था और मैंने कई बार बकरियों के दूध की बनी हुई चाय पी थी, लेकिन इस तरह की चाय मैं पहली बार पी रहा था। तभी मैंने देखा कि उस पटप्पर के पीछे से एक शॉर्टकट रास्ता निकाला हुआ था। तभी मैंने उस औरत से पूछा, यह रास्ता कहाँ तक जाता है? उस औरत ने मुझसे कहा, जहाँ आप जाना चाहते हो वहीं तक चला जाएगा। उस औरत के इतना कहने पर मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे कहाँ जाना है? लेकिन मेरे इतना पूछने पर वह औरत अब कुछ नहीं बोली और नीचे मुंह करके अपना काम करने लगी। फिर मैंने उस औरत से पूछा, यहाँ से मुंबई कितना है? उस औरतों ने अपना मुंह नीचे करते हुए कहा, 150 किलोमीटर। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस शॉर्टकट से होते हुए ही मुंबई पहुंच जाऊं। मैं वहां से चाय पीकर और अपने ट्रक में बैठकर शॉर्टकट रास्ते से होकर निकलने लगता हूं। मैं कुछ दूर आगे निकला ही था कि मैंने आसपास देखे तो वहां के पेड़ सूखे नजर आ रहे थे। लेकिन मैं जब उस हाईवे से इस शॉर्टकट की तरफ मुड़ रहा था, तब मैं वहां के पेड़ सारे हरे भरे देखे थे। लेकिन हाईवे से कुछ ही दूरी पर आते ही यहाँ के सारे पेड़ सूखे हो गए। यह सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक स्पीड ब्रेकर आया और मुझे एकदम झटका लगा। फिर मैंने सोचा, शायद किसी गांव का रास्ता होगा, इसीलिए स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो वह स्पीड ब्रेकर मुझे हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे थे। उसकी वजह से मैं फास्ट उस ट्रक को नहीं चला पा रहा था, क्योंकि उस समय रात के 9 बजे हुए थे।
और इतने अंधेरे में तेज ड्राइविंग करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था। अब मुझे ट्रक चलाते चलाते काफी समय हो गया था, लेकिन वहां का रास्ता इतना खराब था कि मुझे अब मुंबई तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता था। मैं यही मन ही मन सोचने लगा कि शायद मैं उस हाईवे से होकर ही चला जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मैं काफी अंदर आ चुका था कि तभी मुझे ट्रक चलाते हुए ओवरलोड जैसा फील होने लगा। ऐसा तब होता है जब हम ट्रक चलाते हैं और ट्रक ओवरलोड भरा हो, लेकिन उस समय ट्रक में ऐसा कुछ सामान नहीं था जिससे मुझे यह फील होने लगे, लेकिन फिर भी मुझे यह फील हो रहा था जैसे कि ट्रक पर कुछ भारी सामान रखा हो। मेरे ट्रक के भारी होने पर एक पल मैंने सोचा कि मैं ट्रक रोककर पीछे जाकर ट्रक को चेक करता हूँ कि आखिर यह ट्रक इतना भारी क्यों चल रहा है, लेकिन तभी मैं आसपास के वीरान मंजर को देखकर थोड़ा डर जाता हूँ और वह रास्ता भी बहुत ही उबड़ खाबड़ था। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। कभी कुछ जगह ऐसी दिखती है कि हम लोगों को उस जगह को देखकर ही अजीब सी फीलिंग आ ही जाती है, तो मैंने वहां उतरना ठीक नहीं समझा। तभी मैं ट्रक को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे चलता हूँ और सोचता हूँ कि अगर कहीं कोई मुझे छोटा मोटा ढाबा या फिर कोई राहगीर दिख जाएगा तो मैं अपने ट्रक को रोककर उसे चेक कर लूंगा। यह सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक दूर मुझे एक औरत दिखाई दी जिसके सर पर लकड़ी की एक गांठ रखी थी। मैं यह देखकर चौंक गया और मैं अपनी घड़ी में उस वक्त का समय देखने लगा, लेकिन उस समय घड़ी के 11 बजे हुए थे। मैं यहाँ देखकर दंग रह गया, आखिर इतनी रात को यहाँ औरत कैसे जंगल में आ सकती है, वह भी लड़कियां लेने के लिए। तभी मैं अपने ट्रक को उस औरत की तरफ बढ़ने लगता हूँ और उसके पास जाकर ट्रक को रोक देता हूँ। मेरे ट्रक की हेडलाइट को देख वह औरत रुक जाती है। मैं अपने ट्रक में से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे अपनी ओर बढ़ता देख वह औरत अपनी लकड़ी की गांठ में से एक दातली निकालती है। मैं आपको बता दूं, दातली एक औजार होता है जो हमारे मध्य प्रदेश में किसान फसल काटने या कुछ भी काटने छाटने में इस्तेमाल करते हैं। वह दातली निकालकर मुझे दिखने लगती है। यह देखकर मैं डर जाता हूँ। तभी मैं उस औरत से कहता हूँ, जरा सुनिए, डरिए मत, आप गलत समझ रही हो, मैं आपके पास कुछ गलत करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ और काफी देर से चला आ रहा हूँ। क्या यह रास्ता ऐसा ही है? मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना है। तभी उस औरतों ने उस दातली को नीचे किया और अपना घूंघट हटाए। जैसे ही उस औरत ने अपना घूंघट हटाया, मैं उसके चेहरे को देखा ही रह गया। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। तभी उस औरतों ने मुझसे कहा, नहीं बाबूजी, आगे चलकर यह रास्ता अच्छा मिल जाएगा। औरत के इतना कहने पर मैं चौंक गया, क्योंकि वह औरत जितनी खूबसूरत थी उसकी आवाज इतनी ही बेहद थी। मैं इतना तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी आवाज किसी मर्द के जैसी थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसके चेहरे पर था जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। तभी मैंने उस औरत से पूछा, आप इतनी रात को यह जंगल में लड़कियां लेने क्यों आई है? भला सुबह भी तो आ सकती थी। तभी वह औरत मुझसे कहती है, मेरे घर मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, तो दिन भर उनकी सेवा में लगी रही और जब खाना बनाने को आई तो रसोई में मुझे लड़कियां नहीं मिली। दरअसल हम लकड़ियों से ही खाना पकाते हैं, और जब मुझे लकड़ियां नहीं मिली तो मैं जंगल की तरफ आ गई और लकड़ियां इकट्ठा करते मुझे काफी समय हो गया। उसके ऐसा कहने पर मैंने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अक्सर गांव के घरों में लड़कियों पर ही खाना बनता है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई और अंधेरा छा गया। मैंने जब पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ देखा तो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो औरत मुझे बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, अब वह औरत उतनी ही डरावनी लग रही है। उस औरत का शरीर अचानक जवान से बुढ़ापे में बदल गया।
उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, उसकी आंखें सफेद और उसके होंठ काले पड़ गए। तभी उसके होठों में से खून निकलने लगा। यह सब देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे डर के मारे दहशत फैल गई हो। मैं उस समय उस औरत को खड़ा खड़ा इस तरह देख रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर बर्फ के कारण जाम गया हो। मेरे हलक से चीख भी नहीं निकल रही थी। मेरी धड़कन की स्पीड अब दोगुनी हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मुझे शायद हार्ट अटैक आने वाला है। मैंने उस औरत को जैसे ही देखा उसके होंठों से खून टपकने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी खून पिया हो। और उस औरत के पास से लेने खर खर की आवाज आ रही थी और वह मुझे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए घूर रही थी। उस वक्त वह औरत मुझे वैसे ही लग रही थी जैसी मैंने वह चाय वाली औरत की देखी थी। वह भी इसी तरह मुस्कुरा रही थी। तभी मैं अपने ट्रक की तरफ भागता हूँ। मुझे भागता हुआ देख वह औरत अपने सिर रखी लकड़ियों की गांठ को नीचे फेंक देती है। उसे ऐसा कर जब मैं देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह गांठ लकड़ी की नहीं बल्कि हड्डियों और कंकालों की थी जो इंसानों के थे। यह सब देखकर अब मेरा डर सातवें आसमान पर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी वह औरत हंसते हंसते मेरी तरफ बढ़ने लगती है। अब उसकी हंसी इतनी डरावनी होती जा रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं उसे देख सकूं। तभी मैं अपने आसपास देखने लगा कि कोई ऐसा हो जिससे मैं मदद मांग सकूं, लेकिन उस सुनसान जंगल में मेरे अलावा उस वक्त कोई नहीं होता था। तभी दूर एक औरत मुझे आता हुई दिखती है। उसे आता देख मेरे अंदर जीने की एक उम्मीद जाग उठती है। तभी मैं उस औरत की तरफ भागता हूँ और उससे कहता हूँ, जरा सुनिए, इस डायन से मुझे बचा लीजिए, यह मुझे मार देगी। जैसे ही मैं उस औरत की तरफ बढ़ता हूँ तभी वह औरत तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती है। मैं उस औरत का चेहरा देखता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाता हूँ। उस समय में पसीने के मारे पूरा गीला हो चुका था, क्योंकि मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे कुछ समय पहले चाय पिलाई थी उस हाईवे पर। तभी वह औरत मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आती है और कहती है, क्यों बाबूजी, चाय तो पी ली पर पैसे नहीं दिए। पैसे दिए बिना ही आ गए वह से। मैं उस औरत से कहने ही वाला था कि आप पैसे ले लीजिए लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए, लेकिन उन दोनों औरतों को देखकर मेरे हलक से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। बस पूरे शरीर में कपकपी सी लगी हुई थी और मैं उन्हें ही देखे जा रहा था। तभी वहां औरत दतली लेकर मेरी तरफ बढ़ती है। उसे बढ़ता देख मैं पीछे की तरफ हटाने लगता हूँ। वह मुझे पीछे की तरफ होता दे अचानक उछलकर मेरे छाती पर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तू आया तो तेरी मर्जी से था, लेकिन अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। तेरे भी टुकड़े कर हम खा जाएंगे और तेरी हड्डियों को भी उन गांठों में बांध दूंगी। तभी मैं उन कंकाल को देखकर सोचता हूँ कि शायद मेरी तरह ही यहाँ कोई राहगीर रहे होंगे और उन सबको इन्होंने मारकर इसी तरह इकट्ठा किया होगा। जिस वक्त वह औरत मेरी छाती पर बैठी थी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम गई हों। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, न चिल्ला सकता था न भाग सकता था। वहां औरत अब चिल्लाते हुए डराती को दोनों हाथ से पकड़कर मेरा गला काटने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बज गई। उस घंटी की आवाज से वह औरत तिलमिला उठी और झटके से मेरे ऊपर से दूर जाकर गिर गई। जिस तरह मेरी फोन की घंटी बज रही थी वैसे ही वह दोनों औरत अपने कानों को बंद कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उस वक्त वह औरत मेरे ऊपर से हट गई थी। तभी मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठता हूँ और फिर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस साइड भागूं जिससे मैं इनसे बच सकूं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घंटी बंद हो गई और फिर वह अचानक दोनों औरतें मेरे सामने एकदम से खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, मैंने कहा था ना तुझे हमसे आज कोई नहीं बचा सकता।
आज तू हमारे हाथों ही मरा जाएगा। ऐसा कहते ही उन औरतों ने मेरी छाती में एक जोरदार लात मारी और मैं अपने ट्रक से टकराकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मैं ट्रक से टकराकर धाम से नीचे गिरा, मेरे सर में इतनी तेज चोट लगी थी कि मेरी आंखें भी जैसे अब बंद होने लगी थी, क्योंकि जिस तरह उसने मुझे उछालकर फेंका था, बहुत रफ्तार काफी तेज थी। मैंने अपने सर के पीछे हाथ रखा तो मुझे गिला गिला सा लगा। जब मैंने अपने हाथों को सर से हटाया, देखा तो वह खून में भीगे थे। तभी वह औरत मेरी तरफ बढ़ती है और फिर डराती को उठाती है। जैसे ही वह मेरे ऊपर वह झपटती है मुझे मारने को, तभी फिर अचानक मेरे फोन की घंटियां बजने लगती है। उस आवाज से फिर वह औरत मुझसे दूर है जाती है। जब मैंने अपने उस फोन की घंटी पर ध्यान दिया तो उस समय मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा बज रही थी। मैं समझ गया कि शायद इसी की वजह से यह औरत मुझसे दूर हो रही है। लेकिन मैं अगर उस फोन को उठा लेता तो शायद वह फिर बंद हो जाती और वह डायन मेरे ऊपर फिर से हमला कर देती। इसलिए मैंने फोन को नहीं उठाया। तभी अचानक मेरे ट्रक की दोनों हेडलाइट चालू हो जाती हैं और मेरे आसपास उजाला हो गया। तभी मैं जमीन से उठा और लड़खड़ाते हुए अपनी ट्रक पर चढ़ा और चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। और मैंने अपने ट्रक का म्यूजिक ऑन किया है और उसमें वही हनुमान चालीसा लगा दी और उसका वॉल्यूम भी तेज कर दिया। तभी अचानक वह दोनों औरतें गायब हो जाती है। यह देख मैं अपने ट्रक को चालू करके तेज स्पीड में वह से उस ट्रक को भगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे अपने ट्रक के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। मैं समझ जाता हूँ कि वही औरतें शायद चिल्ला रही होगी, लेकिन मैं उस समय पीछे ना देखते हुए सिर्फ अपने ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था कि किसी तरह मैं इस सुनसान जगह से निकल जाऊं। तभी कुछ देर बाद अब मुझे वह चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो गई थी। तभी मैंने सोचा कि आखिर मेरी जान किसने बचाई। फोन लगाकर कौन है जिसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। जैसे ही मैं उस फोन को देखने वाला था, तभी मुझे तुरंत याद आया कि मुझे अपनी ट्रक को चलाने पर ही ध्यान देना चाहिए। अब मुझे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं मुंबई में जाने के बाद ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपना फोन देखूंगा। यह सोचकर मैं अब अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं मुंबई में दाखिल हुआ, मैंने वहां पर लोगों के आने जाने की हलचल देखी। तभी मैंने अपने ट्रक को एक तरफ लगा दिया और फिर मैंने अपने फोन को उठाया और उसमें चेक किया कि मुझे किसने फोन किया था। जब मैंने अपने फोन को देखा तो मैं उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी ने मुझे फोन लगाया था। जब मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया तो उसकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि वह कह रही थी कि मेरी बेटी मुझसे बात करने के लिए मेरी पत्नी से बार बार फोन लगवा रही थी कि मुझे अभी पापा से बात करनी है, फोन लगाओ। दोस्तों, जब इस सिलसिले में मैंने अपने ट्रक ड्राइवर दोस्तों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वह जो चाय बेचने वाली थी और जो तुम्हें उस सुनसान रोड पर मिली थी, वह दोनों माँ बेटी है। वहाँ कई साल पहले दोनों वहाँ बैठकर चाय बनती थी। लेकिन एक दिन किसी ट्रक ड्राइवर ने शराब पीकर उनकी टापरी में अपने ट्रक को डाल दिया था, जिससे उन दोनों की मौत हो गई थी। अब वह दोनों माँ बेटी जितने भी ट्रक वाले निकलते हैं, उनसे अपना बदला लेती है। जब मैंने यह कहानी सुनी अपने दोस्तों से तो मैं चौंक गया, लेकिन इतना तो था कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उन दोनों माँ बेटी से बचकर आ गया। उसके बाद फिर